हेलो प्यारे साथियों, तो क्या हाल है आप सभी के। आशा कर रहा हूँ भैया सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप सभी लोगों को पता है, हर एक जगह आंदोलन पे आंदोलन चल रहे हैं और मैं भी इस आंदोलनों में जाकर भाग लिया, लेकिन जो है कुछ लोगों की वजह से जो है मैंने इस आंदोलन की वीडियोस को हटाया था, लेकिन फिलहाल जो है अभी मैंने उस वीडियो को फिर से पब्लिक किया हुआ है। कारण ये है कि भाई कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप आंदोलन में नहीं गए, ये वो, तो इस कारण से जो है मैंने उसको पब्लिक कर दिया फिर से वीडियोस को। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम रहती है भाई कि जो है नहीं गए अब, लेकिन तो जो भी वीडियो आई सिर्फ फोटोज आएंगे, मतलब पूरी की पूरी वीडियोस नहीं लेकर आऊंगा मैं। अगर जिस भी आंदोलन में जाता हूँ वहाँ की फोटोज आएंगे, ना कि सिर्फ पूरी की पूरी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग देते हैं। मैम ने जो है इसके पहले यहाँ तक करवा दिया, कहाँ तक भैया, संसद वगैरह तक जो चीजें हुई हैं यहाँ तक मैम ने करवा दिया। कहाँ तक भैया, संसदीय अधिनियम तक। ठीक है, संसदीय अधिनियम तक इस टॉपिक को मैम ने करवाया हुआ है यहाँ तक। अब इसके आगे जो है पॉलिटी का बेड़ा मेरे हाथों में भाई। पॉलिटी का क्या मतलब, जीएस के ऑल सब्जेक्ट लगभग जो है मैं ही आप लोगों को उनके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय एक, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है भाई, उपयुक्त या उपयुक्त में से एक से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, संघीय न्यायालय है या क्या है, तो इस प्रकार से ये चीजें। तो चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। यह मानवाधिकारों का क्या है, संरक्षक है। संविधान का अंतिम क्या है, विवेचक भी है। यहाँ पर देखो दिया गया हो ना, संघीय न्यायालय है, मानवाधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें, तीन इसमें सही है, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो जो है भारतीय संविधान के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी भाई। इनमें से किसी अधिनियम के तहत नहीं हुई थी। इसमें जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय भारत के जो है संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ये याद रखना, किस में कहा गया, आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है कि भारत का एक उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा भैया, भारत का एक उच्च न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ भैया, संविधान लागू होने के साथ ही क्या हुआ था, उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का उच्चतम न्यायालय वर्ष 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने के पहले पुराने संसद भवन में था। कहां पर था भैया, पुराने संसद भवन में था, लेकिन ये बाद में स्थानांतरित होकर वर्तमान भवन में चला गया। ठीक है, तिलक मार्ग पर। ठीक, 28 जनवरी 1950 को भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। मतलब समझ रहे भाई, 26 जनवरी 1950 को भाई क्या हुआ था, पूर्ण गणराज्य हम लोग हो गए थे, मतलब पूर्ण गणराज्य भारत हो गया था। लेकिन उसके 2 दिनों बाद क्या हुआ था भाई, उच्चतम न्यायालय का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को। 26 जनवरी को तो ये सारी घटनाएं हो गई, उसके बाद 28 जनवरी को क्या किया जाता है भैया, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया जाता है। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है भैया, पुराने संसद भवन में के जो है नरेंद्र मंडल में हुआ था। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था, पुराने संसद के नरेंद्र मंडल में हुआ, जहां वर्ष 1937 से 1950 तक भारत संघ न्यायालय 12 वर्षों के लिए कार्यरत था। कहां पर भैया, यहीं पर 1937 से 1950 तक क्या था, भारत संघ न्यायालय जो था वो 12 वर्षों के लिए कार्यरत था। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। सही है, मैं पढ़ रहा था भाई, सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, ये तो भाई अभी आप लोगों ने ऊपर ही पढ़ा। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है भाई। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भाई गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों कथन वही चीजें हैं, सुनवाई कर सकता है, एक सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय अन्य किसी, यहाँ पर देखो कोर्ट मार्शल को छोड़कर, यहाँ पर कोर्ट मार्शल के साथ, तो यानी कि इसमें जो है कोर्ट मार्शल को छोड़कर नहीं भाई, उसके साथ भी सुनवाई कर सकता है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, सी जो है वो इसमें से है कि यही गलत है। सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध अपील अंततः सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।
सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम जो 2007 है उसके प्रावधान के अनुसार क्या भैया कि कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध अपील जो है अंततः सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो जो भाई इसमें जो भाई किसी प्रकार से ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में क्या है प्रावधान किया गया हुआ है। जो अनुच्छेद 124 है इसी में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, जिसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया गया और न्यायाधीशों की संख्या 10 यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कर दी गई। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वर्तमान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकृत संख्या जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितनी है? 33 है। मुख्य न्यायाधीश को अगर मिला लोगे अभी तो 33 + 1 कितना हो जाएगा भैया? 34 हो जाएगा। कितनी हो जाएंगे भैया? 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये 34 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, अभी अगर मिला लोगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है भैया? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तो 33 है भैया। किसको छोड़कर? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर एक बराबर कितना हो जाएगा? 34, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं भैया? राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत एक भाई ये कैसे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद में दिया है। तो 124 में तो हमें पता है भाई सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चीजें, लेकिन उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति ये आखिरकार किस में दिया गया? तो 124 के 2 में दिया गया हुआ है। 124 का सब पार्ट 2 है, उसमें क्या दिया गया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कोलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। किस प्रशंसा पर भैया? कोलेजियम। ठीक है, कोलेजियम जो पद्धति है, कॉलेजियम, उसके अनुसार क्या होता है? अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद का त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। कितने से भैया? 124 से 147 तक इसकी स्वतंत्रता, इसके गठन, इसकी शक्तियां, प्रक्रिया और न्याय के उल्लेख किसमें दिए हुए हैं? अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया हुआ है। ये किसमें? संविधान के भाग 5 में है। किसमें भैया? संविधान के भाग 5 में। और संसद जो है राष्ट्रपति, संसद की सिफारिश पर क्या कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। किस प्रकार से भैया? महाभियोग लगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीजें। अभी हाल ही में जिनके घर नोटों के बंडल मिलने थे, वीडियो में प्रूफ हुआ था, लेकिन भाई कुछ हुआ नहीं उनका। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो वह जो है 65 वर्ष है। कितनी भैया? 65 वर्ष है। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो है 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की है, जबकि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय, ये कौन सा हो जाएगा भैया? उच्चतम न्यायालय। कौन सा हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। और ये उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में 62, उच्चतम न्यायालय में जो है भैया कितनी? 65 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 65 हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या के वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। संशोधन करके ये कर सकती है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार किसके पास होता है भैया? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, कोलेजियम प्रणाली के बारे में जो है विचार करना है। ठीक है, कितने कथन दिए गए होंगे भैया? हमें जो है टोटल 4 कथन दिए गए होंगे। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई करते हैं तथा उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये बिल्कुल सही कथन है। संसद में विधि द्वारा कोलेजियम प्रणाली का आरंभ किया जाता है, गलत है भाई। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर तीसरा भी हमारा सही हो जाएगा। कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जस्ट मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। नहीं भाई, इसमें शायद पीआईएल का हुआ था, ठीक है, पीआईएल की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश कौन करते हैं भैया? भारत के मौजूदा जो है मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई करते हैं और इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के उच्च न्यायालय से है? तो भाई सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय कह रहा हूं। तो कोलेजियम प्रणाली क्या है भाई? मूल अधिकार क्षेत्र, अपाइली क्षेत्र, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। कोलेजियम पद्धति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। क्या भैया? ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से क्या है? माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कोलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक अधिकारिता शक्ति का वर्णन है। किसमें भैया? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें जो है भैया क्या दिया गया हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में किसमें दिया गया हुआ है? तो ये अनुच्छेद 131 में दिया गया हुआ है, ठीक है। वहीं अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया हुआ है, ठीक है। आरंभिक अधिकारिता शक्ति का वर्णन 131 में है, लेकिन भाई 132 से 136 तक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय जो है क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प सत्य होते हैं भाई। यहाँ पर न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या है भाई? कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को क्या कर सकता है? अवैध घोषित कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च एवं जो उच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र में कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय उन्हें शून्य कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? उन्हें शून्य कर सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी, ठीक है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पूर्वावलोकन कहलाती है। न्यायालय की ये जो अधिकार क्षमता है वो क्या कहलाती है भाई? न्यायिक पूर्वावलोकन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यायिक पूर्वावलोकन कहलाती है। किसी राज्य के कानून को जो है वो अवैध घोषित कर सकते हैं। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ये संविधान पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और नियमित कानून पर, ये परंपरा पर नहीं आधारित है भाई, ठीक है। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। परंपरा पर आधारित है। परंपरा पर कैसे आधारित हो सकता है? ये इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भाई। ये परंपरा पर आधारित नहीं हो सकता। परंपराओं के अनुसार अगर सजा दिए जाए तो भाई क्या ही, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, ए बी डी, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा परंपरा मेरे अकॉर्डिंग। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये भाई 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो वह जो है किस पद है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। इनका नाम आखिर करके महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग व्याख्या में देखेंगे। ऐसे आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो वह जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के। न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद यानी कि एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1998 से
1 नवंबर 2001 तक था भैया, ठीक है। ये बीपीएससी 2000 प्री में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है भैया? तो वह जो है 131 है। अभी आप लोगों को बताया मैंने ऊपर, कितना है ये? 131 है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 131। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के दूसरी ओर या किसी अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो से अधिक बीच राज्यों के बीच विवाद या विधि का या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतरोल्लित होने जिस पर किसी विधि अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक प्रक्रिया अधिकारिता होगी। आइए अब इस अनुच्छेद का मतलब समझो कि भाई कोई दो राज्य हैं, उनके बीच कोई भी कानून या कानून को लेकर मैटर फंस गया या फिर उनके बीच टकराव हो गया या किसी प्रकार से और चीज हो गई, दो राज्यों के बीच या किसी प्रश्न को लेकर बीच या किसी मुद्दे को लेकर या किसी विधि को लेकर बीच, ठीक है, दो या दो से अधिक के बीच, तो वहां पर जो है क्या होगा भाई, सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक या प्रारंभिक जो है क्या होगी भैया, अधिकारिता होगी। वहां पर मतलब सर्वोच्च न्यायालय देख रहा होगा सारी चीजें, ठीक है, दोनों राज्यों के बीच। केंद्र और राज्य के बीच मध्य जो है विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। वही चीज देखो ऊपर दी हुई थी इतने बड़े में भाई, वही चीज यहाँ पर देख क्या दे दी छोटे में कि केंद्र राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार में आता है? तो ये प्रारंभिक में आता है। वही चीज देखो यहाँ पर इतने बड़े में दी हुई है, ठीक है, वही चीज यहाँ प्रश्न में छोटे में पूछ लिया, ठीक है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार क्या भैया? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार क्या है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत के रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया भाई अगर जो है ये नहीं किया गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा कि न्यायालय द्वारा जो है उसको उल्लंघन कर दिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उसने, तो इसे जो है न्यायालय द्वारा क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो वह जो है भैया कोलोजियम प्रणाली का है अपीली मूल अधिकार क्षेत्र। भाई मतलब फिर देखो वही 2023 में एकदम डिट्टू प्रश्न पूछ लिया, जो पहले पूछा था 1900 कुछ में, वही डिट्टू प्रश्न यहाँ पर 2023 में पूछ लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी व्याख्या बहुत बढ़िया तरीके से दी गई। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लिखित है। दाता की कॉलेजियम पद्धति न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति। ये सर्वोच्च न्यायालय के क्या है भैया? निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो जो भैया कॉलेजियम का करेंगे, नेतृत्व करेंगे। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जो है मूल अधिकारिता क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता का वर्णन है, जिसके तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। यही चीज मैंने आप लोगों को अभी ऊपर जो प्रश्न आया था उसमें बताया था। वही अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्र अधिकार का उल्लेख किया गया। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प सही है भैया। अब राज्यपाल के बारे में हम लोग देखते हैं। राज्यपाल से जो भी क्वेश्चन आए उनको हम लोग देखेंगे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भैया वो राज्यपाल होता है। ये देख रहे हो भाई 2001 में पूछा है, 2011 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 154 ये इंपॉर्टेंट है। 154 फर्स्ट के अनुसार, ये याद रखना है किसमें भैया? तो अनुच्छेद 154 के फर्स्ट के अनुसार जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होंगी भैया? राज्यपाल में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह क्या करेगा? इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है।
किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है भैया? राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा होती है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा सहित जो है अधिपत्र द्वारा होती है। उल्लेखनीय कि भारतीय संविधान के भाग जो है 6 के अनुसार एक अनुच्छेद जो है 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। किसने भैया? राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है 153 से 167 तक। ठीक है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेगा। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद होता है और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जो है जनरल होते हैं। ठीक है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेत पद धारण करता है। इसके अलावा वह किसी भी राष्ट्रपति को संबोधित, एक मिनट, किसी भी कह रहा हूं मैं, कभी भी, ठीक है, इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है भाई। ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद प्रेत जो है पद धारण करता है और ये जो है कभी भी जो है अपना क्या कर सकता है? त्यागपत्र जो है ये राष्ट्रपति को दे सकता है। बाध्य नहीं है कि तुम अभी नहीं दे सकते, ये तब नहीं दे सकते, ये ऐसा कुछ बाध्य नहीं है, ये कभी भी दे सकता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी एक कब का प्रश्न है, उस अकॉर्डिंग देखा जाएगा इसका आंसर कि कौन करता है। आखिरकार ये कब का प्रश्न है? भारत के राष्ट्रपति। एक सेकंड, क्या पूछा था? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति तो हमेशा भाई राष्ट्रपति करेगा। जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत में अन्य राज्यों से अलग भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी प्रावधान के रूप में विशेष व्यवस्था प्रदान की गई थी, है नहीं भाई? इसी परिक्षेप में पहले वहां कार्यपालिका के प्रावधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू कश्मीर को कार्यपालिका प्रमुख को सदर रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा तथा उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने लगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्यों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर वहां उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया, जिसकी नियुक्ति कौन कर रहा है भाई? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। इसमें क्या पूछा भैया? राज्यपालों का जो है कौन से जोड़ों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछ रहा है ना। तो राजस्थान का जो है राज्यपाल कालराज मिश्र, उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये दोनों सही है। सही था किस अकॉर्डिंग? 2022 के अकॉर्डिंग भाई, 2022 के अकॉर्डिंग। वर्तमान पश्चिम के जो है राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस 23 नवंबर 2022 से हैं, जबकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य जो है देवव्रत 22 जुलाई 2019 से हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 29 जुलाई 2019 से तथा राजस्थान में वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े 31 जुलाई 2024 से। प्रश्न के अनुसार जो है केवल 1-2 सही था, विकल्प उत्तर 1 ही सही था। इसमें से भाई कोई नहीं सही, पहले ही जान लो। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र में आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। तो यह जो है इसमें से कोई नहीं सही हो जाएगा भाई। इसमें जो हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे आहूत करेगा। अनुच्छेद 174 फर्स्ट सेकंड के अनुसार जो है राज्यपाल समय समय पर सदन या किसी सदन का सत्रावसान या विधानसभा का विघटन कर सकेगा। ये किसमें है भैया? तो ये अनुच्छेद 174 सेकंड में है भाई। इसमें भी एक भी नहीं सही है। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? इसमें भी कोई सा ऑप्शन नहीं सही है। इसकी व्याख्या हम लोग देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु में के तहत राज्यपाल
अनुमति के लिए जो है अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र किसी साधारण विधेयक या धन विधेयक को छोड़कर संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में स्पष्ट किया, अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपालों को स्वतंत्र विवेक के बिना मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के अनुसार जो है समयबद्ध तरीके से राज्य विधेयकों पर निर्णय लेना चाहिए। भाई ये जो है किसने किया भैया, ये जो अभी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है इस पर फैसला दिया गया, जो तमिलनाडु सरकार बनाम जो है तमिलनाडु राज्यपाल वाला मामला था उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। राज्य विधानमंडल एवं जो मंत्रिमंडल से प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, ये जो है ये शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा ये सही हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल है, कौन कौन शामिल है? राज्यपाल है, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व होता है। भाई भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा था? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? भाई इसके बारे में पूरी व्याख्या हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की जो है विधान पालिका यानी कि विधानमंडल एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद यानी कि विधान परिषद उच्च सदन होगा और विधान सभा जो होगा ये क्या होगा भैया? निम्न सदन होगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो भैया हिमाचल प्रदेश की है। ये इन राज्यों में से पूछ रहा है, सारे राज्यों की बात नहीं कर रहा है, ये स्पेशली इन राज्यों की बात कर रहा है। तो इन राज्यों में किसकी विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलाकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जिसकी कितनी है? 30 है, जबकि राज्यों में सिक्किम जिसकी कितनी है? 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा किसकी भी है? उत्तर प्रदेश की 403 है। ठीक है, उपयुक्त विकल्प है अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय 60, मणिपुर 60 और जो है संख्या एक समान है, मतलब इन तीनों की संख्या अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर की 60-60 है। हिमाचल प्रदेश की 68 है भाई, तो इसीलिए जो है ये सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो उद्योगपति से नहीं चुने जाते। उद्योगपति से जो है राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते। स्थानीय निकाय में पंचायतों के सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक चुने जाते हैं, स्नातक, लेकिन उद्योगपति जो है ये नहीं चुने जाते। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 3 के प्रावधानों के तहत किसमें भैया? 171 के सब पार्ट 3 में जो है ये क्या दिया गया हुआ है? विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। किसका है भैया? विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष में अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। भाई समझ रहे हो, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि किस प्रकार से कहां से नामांकित किया जाता है, किनको क्या किया जाता है। ठीक है, अतः उद्योगपति श्रेणी में राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है भैया? 500 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 170 फर्स्ट के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अनधिक तथा 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर क्या बनेगी? ये विधानसभा बनेगी भाई। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित या निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा
राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 कौन सा करता है भैया? अनुच्छेद 170 जो है ये विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान जो है ये प्रस्तुत करता है भैया। किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद द्वारा किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना उसका या फिर उसका विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केंद्रीय संसद द्वारा। अनुच्छेद 169 फर्स्ट के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। किसको भी है? अनुच्छेद 169 फर्स्ट के अनुसार। अनुच्छेद 169 फर्स्ट के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ये याद रखना किसके पास है, ठीक है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। भाई समझ रहे हो, 2/3 बहुमत होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना किस प्रकार से कर सकती, तो 2/3 का बहुमत कम से कम होना चाहिए भाई। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? कहाँ पर विधान परिषद है? तो भैया केवल बिहार में है इनमें से। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। अतः भारत के 6 राज्यों में क्या भी है? विधान परिषदें देखने को हमें मिलती। कहाँ का? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो उपाध्यक्ष को किसको देना चाहिए भैया? उपाध्यक्ष को ये देगा। अध्यक्ष अगर त्यागना चाह रहा है वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? राज्य की जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी? तो विधानसभा के प्रति जो है यह उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 सेकंड के तहत राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार केंद्र के मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति क्या होती है भैया? उत्तरदायी होती है, ठीक है। ये याद रखना जरूर से। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है कि विषय किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? जहां पर इस तरह के प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह की क्या है भैया? प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्री राष्ट्रपति को प्रसाद प्रयत पद धारण करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो विधायिका के कार्य केवल राज्य की जो है सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। निष्पादित, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा इसमें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 फर्स्ट का यह व्यवस्था करता है कि राज्य की विधायिका में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अतः कथन ए सत्य है। अनुच्छेद 177 के तहत राज्य विधायिका की कार्यवाही में महाधिवक्ता भाग तो ले सकते हैं परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 211 के अनुसार राज्य की विधायिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों के संबंध में निर्वहन किए गए उसके आचरण पर चर्चा नहीं कर सकेगी। किसमें? अनुच्छेद 200 किसमें भैया? 11 में है। किसमें है? 211 में। ये याद रखना किसमें? अनुच्छेद 211 में है, ठीक है। अनुच्छेद 212 फर्स्ट के तहत राज्य विधायिका की कार्यवाही के दौरान किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता यानी कि विधि मान्यता पर प्रश्न नहीं किए जा सकेंगे। भाई ये जो है इंपॉर्टेंट है। इस व्याख्या को जो ये बताया हूं मैं, इसको जरूर से रट लेना भाई, ठीक है। अब उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय बच रहा है। क्या बच रहा है भाई? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ से जो हम लोग कल कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा और क्लास अगर अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।